आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का और प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की। आज एक बार फिर से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, लेकिन सदन का एक अनोखा और अलग नजारा फिर से हमने देखा और वो नजारा ये था कि शेरों और शायरी के जरिए अपनी अपनी बात को कहा गया, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो या फिर वो विपक्ष की ओर से हो। तो किस तरीके से शाराना अंदाज आज यहां पर देखने को मिला है मुख्यमंत्री का और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और इसके साथ ही किस तरीके से विधायकों ने अपने अपने इलाके के सवाल उठाए और संबंधित मंत्रियों की ओर से उसके जवाब दिए गए। सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार आपसे पूछ रही है, लहजा मेरे में मत से पूछ रही है, जो बात तो खोल। वो अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि पैंडेमिक या क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। माननीय सदस्यगण, ऑनरेबल स्पीकर, अब सदन विधेयक पर जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो 22 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक अभिवादन दो। साहब खड़े होकर खिलाड़ियों को तो अभिवादन दे दो। सत्र का दूसरा दिन ये आपको बता रहे हैं, अवैध खनन के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा आज देखने को मिला। इसके साथ ही अभय चौटाला ने सदन में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायकों ने खनन माफियाओं को लेकर सवाल उठाए, तो कांग्रेस विधायकों की ओर से भी सवाल उठाए गए। सदन में शाराना अंदाज में सीएम और पूर्व सीएम की ओर से वार पलटवार किया गया। मूलचंद शर्मा ने सदन में पूर्व की सरकारों के आंकड़े भी पेश किए, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई। सदन में फरीदाबाद नगर निगम घोटाले का मुद्दा भी गूंजा। तो कौन कौन से ऐसे मसले रहे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनकी गूंज आज सदन के अंदर देखने को मिली, आपको बता रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठा। सदन में ओवरलोडिंग का मुद्दा भी गूंजा। लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। आज प्रदेश सरकार आपसे पूछ रही है, लहजा मेरे में मत बताओ। प्रदेश सरकार आपसे पूछ रही है, जो बात तो खोल, जो बात तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे, पूरा लुट के आ रहा है। महफिल में जो हमें दाद देने से कतराते हैं, महफिल में जो हमारी दाद देने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। अपनी बात कर रहे हो, मैंने सुना है आप अपने घर बैठ के हमारी शायरी, मैंने सुना है बात, ठीक कह रहे हो आप, आपके बारे में सुना है। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय में दिलाना चाहता हूँ। महोदय, दिनांक 19 जुलाई 2022 को नूह के तावड़ू में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस पे हमला पहली बार नहीं बल्कि अनेकों बार पहले भी हो चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की दिन दिहाड़े हत्या से स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन माफिया के गुंडाराज का आतंक छाया हुआ है। वर्ष 2019 से 2022 तक खनन माफिया द्वारा पुलिस पे जानलेवा हमलों की 22 घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने की वजह से इनके हौसले बुलंद है। नूह और तावड़ू की पहाड़ियों में अवैध खनन और भ्रष्टाचार बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय में की ओर दिलाना चाहते हैं। डाडम खनन घोटाला की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रदेश में नूह और तावड़ू की पहाड़ियों में अवैध खनन ने सारे प्रदेश को भ्रष्टाचार में लपेट दिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन घोटाले, खनन माफिया, खनन अधिकारी, खनन विभाग और हरियाणा पुलिस व राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पत्थरों के डंपर के नीचे रौंद डाला और उसकी मृत्यु हो गई। कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खनन घोटाले में
पर्ची व खर्ची की सरकार चलती है। पर्यावरण की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकारी संरक्षण में अरावली की पहाड़ियों को खनन माफिया खा गया है। सरकार हमेशा मूकदर्शक बनी रही। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के नारे खोखले साबित हो रहे हैं। जहां पर खनन निषेध है उस एरिया में खनन कैसे हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य गण मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देखिए ये हमारी विधानसभा की चर्चा है और विधानसभा की चर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें हमेशा तुलना की जाती है। सरकार कभी किसी की चलती रहती है, लेकिन एक तरफा तो खुले आरोप लगाए जाए, ये चौपट हो गया, ये सब बर्बाद हो गया, और अगर उसकी तुलना नहीं, इन चीजों को नकारने के लिए हमें कोई तुलना तो कभी करनी पड़ेगी। अगर तुलना करनी पड़ेगी तो चौपट उस समय था कि चौपट आज है, ये हमको बताना तो पड़ेगा। इसलिए ये हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी, ये हिसाब रिप्लाई में लिखो ना, ये रिप्लाई में तो है नहीं। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे साहब जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राकेश गर्ग जी जुड़ गए, जेजेपी की ओर से हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी जुड़ गए और इनेलो की ओर से हमारे साथ विजय नेहरू जी जुड़ गए। इसके साथ ही सुभाष सप्रा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सुभाष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए जो कुछ भी आज सदन के अंदर हुआ और इलीगल माइनिंग को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया, विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए, वो भी आपने देखा होगा, सुना होगा। और जो शेरों और शायरी का जो हमने माहौल देखा सदन के अंदर, वो भी आपने देखा होगा, सुना होगा। कैसे आप देख रहे हैं इलीगल माइनिंग को लेकर जो सदन के अंदर जो कुछ भी आज हुआ है? वाकई में आपको लगता है कि ये एक गंभीर विषय है? आज विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और अब कल भी वैसे पूरा हंगामा रहा। 2 बार कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट भी किया और आज का जो दिन है वो विशेषकर सारा जो सत्र है वो अवैध खनन पे रहा है। और भी मुद्दे रहे हैं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला हो। अवैध खनन ये शुरू से चलता आ रहा है। ये सिर्फ इस सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी रहा है। और अब एक डीएसपी की हत्या हो जाना, ये इसने पूरे हरियाणा सरकार को बदनाम किया है। भाई किस तरह से हरियाणा सरकार अवैध खनन को रोकने में, चाहे वो पहले की रही हो या ये रही हो, बिल्कुल सही बात है, असमर्थ रही है। एक डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना। मेरा भी इस क्षेत्र से नू, नगीना, तावड़ू, पुन्हाना, मैं भी वहां प्रोफेसर में रहा हूँ। ये सारा एरिया मैंने देखा है और टाइम टू टाइम मुझे जाना पड़ रहा है। किस तरह से वहां पे जो है छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने नाइलॉन की चप्पल डाली होती है और कितनी स्पीड से वो मतलब जो है ना अपने जो कैंटर में वो चला के जा रहे होते हैं और पत्थर इतना ओवरलोड होता है, तो ये सरकार को पता नहीं होता क्या? तो ये अवैध खनन आज सभी जो विपक्ष के जो एमएलए हैं, चाहे वो अभय सिंह चौटाला जी हैं, बीबी बत्रा जी हैं, आफ्ताब अहमद तो उसी एरिया से आते ही हैं, सभी ने ये मुद्दा उठाया है और ये बड़ा गंभीर मामला है। इसके साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का मैडम गीता भुक्कल जी ने आज मामला उठाया, जो अब किसी का ध्यान ही नहीं रहता। मतलब जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आप एम्प्लॉयज की तो बात करते हैं भाई, 60 और 40 का रेशो होना चाहिए। आप SFI की भी बात करते हैं, आप चंडीगढ़ की भी बात करते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी एक ग्रेडेशन यूनिवर्सिटी है और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी जिस पे पूरा हरियाणा, दिल्ली भी आता है वहाँ पे, और हरियाणा का इस टाइम कोई जो है ना एफिलिएशन है ही नहीं, कोई एफिलिएटेड कॉलेज ही नहीं है वहाँ पे। पंजाब यूनिवर्सिटी के 168 कॉलेज हैं एफिलिएटेड जो पंजाब से हैं, और हरियाणा का कोई हक ही नहीं है बिल्कुल ही। अब जहाँ हमारे हरियाणा में अगर कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो 85% उसका रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, और 15% बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं। अब ये हक जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलता है, ये सारा का सारा ये। तो हरियाणा का जो है ना बिल्कुल आज उन्होंने बड़ी सर्वसम्मति से सभी पूरे हाउस ने पास किया है, भाई हम इसके हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखो वो किस करवट जो ये बैठता मामला, उसी तरह से आज फरीदाबाद नगर निगम का मामला है या ओवरलोडिंग का है या अवैध कॉलोनियों का मामला भी राजकुमार गौतम जी ने उठाया। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, अभय सिंह अपने यादव जी जो उधर से नांगल चौधरी से MLA और मूलचंद शर्मा जी,
उनके आपस में भी वाद विवाद चल रहा था। मतलब वो भी चाह रहे थे कि आप हमें टाइम बाउंड करो जो हमारी समस्या का समाधान हो, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और मूलचंद जी मैं देख रहा था कतरा रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी भाई मैं इस समस्या का समाधान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार उन्होंने जब 5-7 बार बोला तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं 4 महीने में मतलब आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आज हंगामा मतलब सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में तो रहा ही है, साथ ही साथ और सीएम साहब और मनोहर लाल जी और पूर्व जो हमारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका जो शायराना अंदाज तो बिल्कुल गूंज रहा है। आज जो है किस तरह से वो अपने जो विवाद है उसको शायराना अंदाज में, ये भी उनमें खासियत है। किस तरह से सीएम साहब में भी ये, मैं तो ये खासियत बोलूंगा, एक उनमें एबिलिटी है किस तरह से वो अंदाज जो शायराना बोल रहे हैं। और ये इसी तरह मैं आता हूं आपके पास। देखिए अत्रे साहब, देखिए इलीगल माइनिंग एक बहुत गंभीर विषय है सर, और ये वाकई में जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है ये सरकार के लिए भी चिंता है। और सरकार इसको लेकर ऐसा नहीं कि कदम नहीं उठा रही है, सरकार समय समय पर ऐसे कदम उठा रही है ताकि इस पर अंकुश लग पाए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन ये बताना कि भाई कांग्रेस के समय में क्या होता था, हमारे समय में क्या हो रहा है, कांग्रेस के समय में इससे कितना रेवेन्यू आता था, हमारे समय में क्या आ रहा है, आपको लगता है कि तुलना करना जरूरी है क्या? हालांकि मुख्यमंत्री इसका जवाब दे चुके हैं कि तुलना क्यों करनी है हमें, लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे? कि आपने अभी यहाँ बड़े सहज भाव में ये कह दिया जी कि अवैध होंगे तो स्वाभाविक है हमारी तरफ से कंपैरिजन आएगा, क्योंकि हमारा केवल मकसद ये होता है कि जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, या यूं कहिए कि जिनके पास गलत जानकारी है, जो ये बात विधानसभा में खड़े होकर कह देते हैं कि साहब पहले से माइनिंग बढ़ रही है, तो उनको हम बता सके आंकड़ों के सहारे, तथ्यों के सहारे कि साहब आज की स्थिति पहले से बेहतर है। अब वो कैसे पता लगेगा जब आप तुलना करोगे? क्योंकि माइनिंग से सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो रेवेन्यू पहले कितना प्राप्त होता था और आज कितना प्राप्त होता है। जब आप इस बात की तुलना करोगे तो पता लगेगा कि पहले बेहतर स्थिति थी या आज बेहतर स्थिति। विधानसभा के पटल पे जब मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा ये बताया कि इस सरकार के 7 साल के कार्यकाल में लगभग 4800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खनन से आया है, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी 2005 से 2012 तक, क्योंकि 2012 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद कर दी थी, लेकिन जब माइनिंग जब तक कानूनन चालू थी कांग्रेस के समय में तब भी रेवेन्यू नहीं आया। और जब माइनिंग बंद हो गई, देखिए अमित भाई ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो माइनिंग के विषय में जानते हैं सबको इस बात का पता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में माइनिंग बंद की थी तो प्रैक्टिकली बंद तब भी नहीं हुई थी, तब अवैध खनन होता था। लेकिन जब 2005 से 2012 तक कानूनन माइनिंग होती थी तब भी कांग्रेस सरकार को रेवेन्यू क्यों नहीं मिलता था माइनिंग से? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इलीगल माइनिंग होती थी, जो लीगल वे था उसका पालन नहीं होता था, इसलिए हमें आंकड़े बताने पड़ते हैं, इसलिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। देखिए माइनिंग के मामले में जिस तरह की घटना घटी, एक डीएसपी की हत्या हुई, बहुत दुखद घटना थी, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये सब सरकार ने करके दिखाया। लेकिन जब कांग्रेसी मित्र विधानसभा में खड़े होकर इस पर सवाल पूछेंगे तो स्वाभाविक हम उनको बताएंगे कि साहब आपने कार्यकाल के अंदर 2010 में दखलदार मार दिया था माइनिंग में, आपके समय के अंदर ही पुलिस के ऊपर जब अटैक हुआ था जिसके अंदर 2 कांस्टेबल घायल हो गए, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे समय में ये घटना हुई। हमारे समय में जब अगर कोई ऐसी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया तुरंत सरकार ने कार्रवाई की, क्योंकि हमारे समय में माफिया और खनन इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेसी मित्रों से अमित भाई जी, उनको आंकड़ों से और कंपैरिजन से क्या परेशानी है? क्यों नहीं चाहते कि हम तुलना करके बताएं कि आपके समय में क्या होता था और हमारे समय में क्या होता है? क्यों नहीं चाहते वो? क्योंकि उनको पता है कि जब भी हम उनके समय का जिक्र करेंगे तो उनका जो चेहरा, राजनीति का जो चेहरा उस वक्त सत्ता के गलियारों में जिस तरह से माइनिंग माफियाओं का कंट्रोल था, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वो खुल के सामने आ जाएगा। इसलिए वो ऐतराज करते हैं कि साहब तुलना मत कीजिए, लेकिन ठीक है, हमारे समय के आंकड़े मत बताइए। ठीक है तेरे मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन राकेश जी ये बात तो सही है कि अगर कोई मामला सामने आ भी रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी तो कर रही है, चाहे वो डाडम हादसा का मामला हो या फिर अब डीएसपी की हत्या का मामला हो, कार्रवाई तो सरकार कर ही रही है ना। पूरे मामलों में कार्रवाई की है सरकार, पूरे मामले को गंभीर भी है, फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? अमित जी मैं उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए, बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए।
अमित जी, आज जब सदन के अंदर शेर व शायरी का दौर चल रहा है तो मैं भी आज शुरुआत शेर से ही कर देता हूँ। हाँ। और मुझे लगता है हमारे बड़े भाई परवीन अत्रे जी सुन रहे होंगे। तो इधर उधर की बातें ना कर, ये बता कि मेरा काफिला क्यों लुटा, मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और अमित जी, बात ये मैं क्यों कह रहा हूँ जी, डाडम के अंदर खनन हादसा होता है, मजदूरों की जान चली जाती है। उसके पश्चात महेंद्रगढ़ के अंदर एक मजदूर की जान चली जाती है। शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक और यमुनानगर का जो तटीय क्षेत्र है वो सारी की सारी एक पहाड़ नहीं, पहाड़ के नीचे जमीन खोद मारी और जमुना के किनारे की सारी रेत खोद मारी। डाडम के अंदर जब मजदूरों की जान गई तो उसके पश्चात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां गए, उन्होंने जांच की मांग की और सरकार ने कमेटी का गठन किया। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि आज 7 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, उन हादसों के कारणों की जांच अभी तक पूरी सरकार नहीं कर पाई है। और जो सरकार डाडम घोटाले की या डाडम हादसे की जांच कर लेती तो आपको क्या लगता है कि अरावली का घोटाला या जो अरावली के अंदर जो अब नूह के अंदर जो एक डीएसपी की हत्या हुई है उसको रोका जा सकता था? अब मैं आपके दूसरे उत्तर पर आ जाता हूं अमित जी। जो आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा और जो अभी हमारे भाई परवीन अत्रे जी कह रहे हैं कि तुलना होनी चाहिए, आंकड़ों के साथ बात को रखना चाहिए। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, जब 2014 के अंदर आपने चुनाव लड़ा, जब आपने जनता को कांग्रेस की कमजोरी बताने से चूक गए थे क्या? 2019 के अंदर आपने चुनाव लड़ा, जब आप चुनाव के अंदर कांग्रेस की बातें करनी भूल गए थे क्या? अरे ये तो शुक्र है कि आज ये कांग्रेस के कार्यकाल से कंपैरिजन करते हैं, इनका बस चले तो ये अंग्रेजों और मुगलों के शासकों से तुलना करने लग जाए, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में ऐसा होता था और हमारे शासन में ऐसा हो रहा है। और जो ये तुलना की बात कर रहे हैं, एक बार ये तुलनात्मक अध्ययन उस डीएसपी की बेवा के पास लेकर जाना, उसके परिवार के पास लेकर जाना, उनको समझाना, अरे भाई कांग्रेस के काल में तो ये होता था, हमारे काल में तो सिर्फ आपके पति की जान गई है। ये आंकड़े एक बार जो डाडम के अंदर मजदूर मरे गए थे उनके बच्चों के पास लेकर जाना, आपको पता लगेगा कि वो आंकड़े सुनना चाहते हैं, सुरक्षा मांगना चाहते हैं, अपना हक मांगना चाहते हैं, या जो ये घटना घटित हो रही है इनकी रोकथाम चाहते हैं। अब मेरा जो पहले शब्द मैंने बोले थे अमित जी के इधर उधर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं धैर्य से सुनूंगा आपकी बात को। मैं उसी बात को फिर कह रहा हूं कि इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ कि मेरा काफिला क्यों लुटा, मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब बताने लगते हैं तो फिर आप तिलमिला सकते हैं। अमित जी अगर अमित जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ राकेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। राकेश जी हो गया आपका, ठीक है। अमित जी, अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तिलमिलाने लगे। अरविंद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अरविंद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ और सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार आपने बताया है कि भाई अवैध खनन हो रहा है, लेकिन किस तरीके से इस रेवेन्यू किस तरीके से सरकार इसे हासिल कर रही है, और कांग्रेस के समय से तुलना आपने पहले भी की है, मंत्री साहब भी कर चुके हैं, खनन मंत्री ने कई बार ऐसे कंपैरिजन किया है। लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा ने एक अहम सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर रेवेन्यू आपको ऐसे ही इतना अच्छा मिल रहा है इससे, तो फिर कर्ज क्यों बढ़ रहा है प्रदेश के ऊपर? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं अपने विधानसभा स्पीकर साहब और सभी सदस्यों को बधाई दूंगा। जो आज का जो सेशन रहा, मैं उससे बड़ा संतुष्ट रहा पीछे, क्योंकि कुछ समय से देखने में आता है कि अमूमन विपक्ष की एक ही नियत रहती है कि अगर सदन में रहेंगे तो शोर मचाएंगे और या फिर वॉकआउट करके निकल जाएंगे। उस हिसाब उस लहजे से अगर बात करें तो आज का जो सेशन था वो मच बेटर था, वो तो काफी हद तक सार्थक रहा। चाहे विपक्ष ने अपने सवाल पूछे, जो भी उन्हें मुद्दे लगते थे या जो कमियां उन्हें लगती थी, और सरकार ने उसका जवाब दिया। कम से कम हरियाणा प्रदेश के लोगों को जानकारी मिली, उनको ये पता चला कि उनके विधायक किस लिए चुनकर विधानसभा में जाते हैं। दूसरी बात, जो ये सवाल कर रहे हैं, बड़े लंबा चौड़ा भाषण मेरे साथी ने, मेरे भाई ने दिया, अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस के ही प्रवक्ता है, ये बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। ये एक चीज बताएं, आज सदन में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे थे तो दुष्यंत चौटाला जी ने भी पूछा था कि आप जमीन एक्वायरमेंट पे बोल रहे थे, जमीन किसानों की जमीन है, आप सरकार है, आप जब चाहे किसानों की जमीन है एक्वायर कर सकते हैं। किसी किसान के एक दो किसान के मना करने से क्या होता है, वो झज्जर का मामला था।
दुष्यंत जी ने कहा था ये आपकी सरकार नहीं है, जब आपने किसानों की औने पौने दामों पर जमीनें लूट कर अपने चहेते बिल्डरों को दे दी थी। अमूमन स्थिति ये थी कि शुरुआत में जब 16 लाख का रेट था, बाद में फिर जब आंदोलन हुए तो 42 लाख हुआ। 42 लाख में जिन किसानों की जमीनें हुड्डा साहब ने लूटी थी, उन्हीं जमीनों पर स्थिति ये हो गई कि वो किसान जो 16 लाख 42 लाख मुआवजा मिला, वो उसी अपने खेत में से 100 गज का एक प्लॉट नहीं खरीद पा रहा था 16 लाख और 42 लाख। तो ये एक डकैती थी, ये लूट नहीं, एक डकैती थी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हुई। दूसरा अपराध की बात ये करते हैं, बहुत देर से बहुत लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने बोला। देखिए, हमारे तो किसी भी अगर हम केस की बात करें जो हमारी सरकार में हुआ हो, चाहे वो विधायकों को धमकियां देने की बात हो, देखिए अरविंद जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से जवाब देते जा रहे हैं। मैं आपका नहीं, ये इन्होंने पूछा था ना अपोजिशन में, मैं उनका जवाब मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आप बताइए, फिर काफी चाहूंगा, आप बताइए। हाँ, मैं यही आपसे पूछ रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह रहे थे कि अगर रेवेन्यू से आपको आ रहा है तो फिर कर्ज क्यों बढ़ रहा है प्रदेश के ऊपर, इसका क्या जवाब है आपके पास? और जो आप बात कह रहे हैं वो ये था कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आप हमें जमीन दिलवाइए, आप हमें जमीन उपलब्ध करवाइए, तो हम उस पर देखते हैं कैसे करवाते हैं उस काम को। तो उन्होंने कहा कि जमीन का दिलवाना हमारा काम नहीं है, वो सरकार जमीन अलॉट करती है, हमारा काम नहीं है करने का। हाँ, वो जमीन पे तो मैं बात कर ही रहा था, वो जमीन का जो मामला था वो झज्जर का है। नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है जो आप बोल रहे थे, बोलिए आप। हाँ, तो गीता भुक्कल जी ने वो प्रश्न था जिसका जवाब डिप्टी सीएम साहब ने दिया था कि जमीन उपलब्ध कराएं। उसमें उन्होंने बताया भी था सदन में कि कुछ लोगों को आप जानबूझ के उकसा देती है, कोई 70 लाख मांगता है, कोई 1.5 करोड़ मांगता है ताकि वो जमीनें ना ले पाए। जब हुड्डा साहब बीच में बोलने लगे कि आप सरकार है, जब चाहे जब एक्वायर कर ले, कौन मना कर सकता है आपको, तब ये जवाब दिया गया था जो मैं बता रहा था कि ये आपकी सरकार नहीं है कि किसानों से जमीनों को जबरदस्ती हथिया ले या लूट ले और अपने चहेते बिल्डरों को दे दे। तो ये तो उसका जवाब था। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि आप टैक्स पे बात कर रहे हैं, रेवेन्यू पे, कि रेवेन्यू अगर बढ़ा है तो फिर कर्जा क्यों? देखिए, इनकी सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में और आज की सरकार में एक अंतर है। इन्होंने जो कर्जा लिया उसका जवाब ये 10 साल सरकार रहने के बावजूद भी लास्ट तक नहीं दे पाए कि आखिर वो कर्जा गया कहाँ। क्योंकि इनके समय में कोई भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं तैयार नहीं हुआ जिससे कहीं कोई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता हो। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ जिससे बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आती हो। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसी तरह से कोई फायदा हो। परंतु हमारी सरकार के समय में अगर आप देखें, चाहे स्टेट हाईवेज बनाने की बात हो, पीडब्ल्यूडी के थ्रू जो हाईवेज तैयार हो रहे हैं जगह जगह, या इसके अलावा हमारे यहाँ जो जिन IMTs को ये अधूरा छोड़कर चले गए थे, उन सभी को कंप्लीट हमारी सरकार ने किया है। इंडस्ट्री को लेकर, चाहे खरखोंदा में एक नया इंडस्ट्रियल एक हब बनने जा रहा है, जैसे सोनीपत के पास, जहां पर मारुति सरीखी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां हमारी सरकार इन्वेस्ट कर रही है। और हमारी सरकार एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी जहां मारुति नहीं और भी तमाम जो विदेशी बड़ी कंपनियां MNCs हैं वो हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें। तो अंतर है, हमारा जो खर्च है, हमारा जो कर्ज है, वो सरकार प्रदेश के विकास पर खर्च करती है, ना कि भ्रष्टाचार और घोटाले पर। इनकी सरकार में जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, वो जनता के सामने है। जनता को पता है कांग्रेस के राज में किस तरह से इन्होंने लूट मचाई थी, जिसकी बदौलत आज तक लगभग 8 साल हो गए जनता ने इन्हें घर बैठा रखा है इसी बदौलत। तो इस बात का, ये रेवेन्यू पे जो सवाल उठाते हैं, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इन्हें खुश होना चाहिए। अगर ये प्रदेश के हित में अपने आप को समझते हैं, इससे नुकसान क्या है? रेवेन्यू बढ़ने का तो फायदा ही है सरकार के पास। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो ज्यादा पैसा जनता की डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। इनके समय का जो रेवेन्यू कम क्यों आता था? क्योंकि आधा तो इनकी जेबों में चला जाता था। अब जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी हम लाए हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एक्साइज टैक्सेशन हो, या और तमाम डिपार्टमेंट हो जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उन सभी में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, GST आया है, उस सबकी बदौलत है कि जो ये रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ा है। तो ये आरोप है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है तो ये बताएं, कोई कमियां हैं तो बताएं। ये तो सिर्फ आरोप लगा के और फिर घर में जाके बैठ जाए। ठीक है विजयन जी, अभय सिंह चौटाला ने भी आज इलीगल का जो मामला है, इलीगल माइनिंग का, उस मामले को आज उठाया है सदन में, और वो भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे।
और जब शेर व शायरी का दौर चल रहा था तो मैं देख रहा था, तो वो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि एक आप भी मार दीजिए, जब ये दौर चल रहा है तो आप भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ बटा लीजिए। तो अभय सिंह चौटाला खुद भी हो सकता है कि इसके जरिए कुछ कह पाते, लेकिन इलीगल माइनिंग को लेकर जो बात कही गई अभय सिंह चौटाला की ओर से, वाकई में गंभीर विषय। हम सभी जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं सभी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना। हाँ अमित जी, देखिए ये जो सेशन चलते हैं, ये सेशन इसलिए बिठाया जाता है ताकि अपने प्रदेश की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हो सके। सरकार से जो जो कमियां की हो चुकी हैं या जो जो गलतियां हुई है उनको सरकार के समक्ष विपक्ष रखे और सरकार को उनके प्रति जागरूक करने का काम करे, और आगे सरकार को क्या कार्य करने हैं, क्या प्रस्ताव पास करने हैं, उनके ऊपर एक विस्तृत चर्चा के लिए ये सेशन बुलाया जाता है। सबसे पहली बात तो अमित जी मैं ये कहूंगा, अभय सिंह जी चौटाला ने इस सेशन के लिए 12 प्रस्ताव रखे और केवल मात्र 3 प्रस्ताव ही स्वीकार किए गए, जिसमें अवैध खनन, नशा और विधायकों को धमकी देने का मामला। इसी प्रकार से अन्य पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के थे, उनके भी प्रस्तावों को खारिज करने का काम किया गया और समय जो है 3 दिन का रखा गया। पहले दिन का समय निकाल दिया गया, शोक संदेश प्रस्ताव के ऊपर ही निकल गया, कोई चर्चा नहीं हुई। और आज का दिन भी अवैध खनन के ऊपर निकाला, अवैध खनन के ऊपर चर्चा हुई, अच्छी बात है। चौधरी अभय सिंह जी ने बड़ी मजबूती के साथ इस मामले को उठाया और उन्होंने ये भी बताया, आपने सुना है, मेरे से ज्यादा आपने उसको सुना है, कि 2019 से लेकर के 22 तक मात्र 3 साल में ऐसी 22 घटनाएं हो चुकी हैं जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर वहां के माफियाओं ने उनको कुचलने का काम किया है। इसके अलावा जो सदन में सरकार की जो जवाबदेही होती है, सरकार की जवाबदेही होती है, ये जो है अवैध खनन क्यों हो रहा है, सरकार ने इसका जवाब देने के बजाय इसके रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए और क्या और करने जा रहे हो, इसकी बजाय वो कांग्रेस के साथ तुलना करने लगी और उन्होंने रिवेन्यू को बीच में लेकर के आगे हमारा रिवेन्यू बढ़ गया। भाई हम रिवेन्यू की बात नहीं कर रहे, हम जो है कांग्रेस ने क्या किया उसकी बात नहीं कर रहे। आपको 8 साल हरियाणा प्रदेश का शासन चलाते हुए हो चुके हैं। 8 साल में आपने कितना अवैध खनन रोकने का काम किया और कितना आपने माफियाओं को कंट्रोल करने का काम किया, उसका जवाब आपको देना चाहिए था, जबकि उसका जवाब नहीं दिया गया। एक क्वेश्चन और वहां पर अभय सिंह जी ने फरीदाबाद घोटाले का उठाया। उन्होंने मांगा कि ये जो 2019 का घोटाला है, और आज तक भी विजिलेंस ब्यूरो ये कह रही है कि हमारे को जो कागज सरकार से चाहिए थे, जो सबूत चाहिए थे, वो भी आज तक पूरे नहीं मिले और इसके जवाब में स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जल्द ही दे दिए जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं, देखिए जो इस सेशन का मकसद होता है, उस मकसद पर जवाब देने के बजाय ये शेरो शायरी करके इतने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी चर्चा हुई, कल लास्ट हो जाएगा, कौन कौन से मुद्दों को हल करने का काम किया सरकार ने। न तो क्राइम के ऊपर, जिस तरह से डीएसपी साहब को मारा गया, इसके अलावा 4 हत्याएं का रेशो प्रतिदिन हरियाणा प्रदेश में आया हुआ है, और 3 जो है ना 4 बलात्कारों का, 3 हत्याओं का रेशो आया हुआ है यहाँ पर, 4 जो है ना सामूहिक दुष्कर्मों का रेशो है। क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने विपक्ष को आश्वस्त करने के लिए कुछ नहीं कहा, सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए विपक्ष को और प्रदेश को आश्वस्त करने के लिए कोई बात नहीं कही। इसके अलावा अन्य कोई बातें और नहीं कही गई, सिर्फ कंपैरिजन में लगे होते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार अपने जवाबों से भाग रही है और वो उनको जो है ना गुमराह करके इस सेशन के समय को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा विधायकों को धमकी दी गई, जिस प्रदेश के विधायकों को 7-7, 8-8 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, व्यापारियों को धमकी दी जाती है, उस क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने क्या जवाब दिया? मैं समझता हूं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी अवैध खनन के लिए वहां गाड़ियां जो है, 1 मिनट सर, 1 मिनट और सिर्फ 5 सेकंड और, वहां पर गाड़ियां जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है और वो किस प्रकार से वहां से निकल जाते हैं। और माननीय हमारे मंत्री जी जवाब देते हैं, क्या मैं सभी बिना नंबरों की गाड़ी को पकड़ लूं? भाई ये विपक्ष से पूछने की बात थोड़ी होती है, ये तो सरकार को काम करना होता है। नहीं, वो तो यही कह रहे थे ना, निर्माण के लिए सरकार कहती है नहीं विजय जी आप गलत कह रहे हैं, जमीन उपलब्ध करवा दीजिए। उन्होंने यही कहा कि बिना नंबर प्लेट की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनको जब्त करने का हमने फैसला किया है, हमने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।
और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इस पर आप लोगों को आपत्ति है, विपक्ष के लोगों को इस पर आपत्ति है, उनका ये कहना है। उनकी जांच हम कर रहे हैं और जो भी उसका सर, ये 8 साल बाद क्यों 8 साल तक क्या इंतजार कर रहे थे क्या इस बात का? आज अभी जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिए, तो अब तक उनका इंतजार क्या? डीएसपी के मरने तक का इंतजार किया जा रहा था? हाँ, या ये तो अहम सवाल है। 22 घटना है उनका इंतजार किया जा रहा था? ये सवाल अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। अत्रे साहब जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब देखिए अमित भाई, पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजों को गलत इंटरप्रेट किया। माननीय मंत्री जी ने तो बाकायदा आंकड़ा देके बताया कि अब लगभग 4,500 वाहन जब्त कर चुके हैं। नहीं बताया मैंने ये बात, बताई मैंने लगा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि यार 8 साल के बाद जाके आप 8 साल के बाद आपने डिसाइड किया कि वाहन जब्त करने हैं। मतलब मैं ये कहने को अभी इन्होंने एक बात और बोली है कि फरीदाबाद के मामले में सरकार ने कहा कि हम कागज दे देंगे। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जबकि कहा यह गया कि सरकार कागज दे चुकी है। और जैसे अभय सिंह जी ने बात की तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम विजिलेंस को कहेंगे कि जांच को और तेजी से करें। सरकार कागज दे चुकी है, लेकिन यहाँ बैठ के बेरोडी झूठ बोल रहे हैं। या तो इन्होंने सदनी कार्रवाई ढंग से देखी नहीं है और या झूठ बोलने की आदत। प्रवीण जी, कम से कम जो सदन विधानसभा के सकल पे जो कहा गया है उसको तो सच बोलिए। अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है यहाँ पे, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि साथ शर्म आनी चाहिए। अब ये फैसला दर्शक करेंगे कि शर्म किसको आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आप डीएसपी की बेवा को जाके बताइए। साहब हमें पता है बहुत दुखद घटना थी, इतना बड़ा नुकसान किसी परिवार का जो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम गए, हमने कहा कि हम उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, बच्चे को सरकारी नौकरी, लेकिन जब आपके समय के अंदर हवलदार की हत्या हुई थी उसको कोर्ट में जाना पड़ा था मुआवजे के लिए उसके परिवार को, तब शर्म नहीं आई आपको कि उनको कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी मुआवजे के लिए? हमें ज्ञान बांट रहे हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस की कमी है तो आपने 2014 में क्यों नहीं बताई? आप तो औरंगजेब से तुलना करेंगे, आप तो अंग्रेजों से करेंगे। साहब हमने 2000 में भी आपकी कमियां बताई थी, तभी जनता ने उठा के बाहर रख दिया। हमने 2019 में फिर बताई, जनता ने उठा के बाहर रख दिया। हमने लगातार बताया कि किसानों के नाम पे किस तरह से आपने जमीनें लूटी। हमने लगातार बताया कि किस तरह से मानेसर के अंदर आपने जमीन लूटी, पंचकुला के इंडस्ट्रियल प्लॉट लूटे, किस तरह से 3000 एकड़ आपने झज्जर में जमीन रिलायंस को दे दी। ये सारी बातें बताई, इसलिए तो हम तुलना करते हैं। हमने क्या किसान की 1 इंच जमीन भी किसी उद्योगपति को भी हम बताते हैं जनता को जाके, और विधानसभा में भी हम ये बात करते हैं, इसलिए आपको तकलीफ होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए खनन का बार बार जिक्र हो रहा है। अमित भाई हमने विधानसभा में ये बात कही कि खनन की घटनाएं घटती हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते। अंतर ये है कि माफिया सुनियोजित ढंग से जो खनन पहले करता था इस सरकार में वो नहीं हो सकता। छोटी मोटी घटना से हमने कभी इनकार नहीं किया। अब देखिए पुलिस पे हमला, मंत्री खुद बता रहे हैं कि हमने जितनी वारदात हुई सबने FIR दर्ज की, सब पे कार्रवाई हुई। उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखे तथ्य। भाई आज जब हम ये तुलना करते हैं कि आपके समय के अंदर 62 घटनाएं घटी, आप बताइए आपने कितनों की FIR की थी, तो फिर हमें कहते हैं कि साहब आप आंकड़े क्यों लेके आते हो, आप पहले की सरकार की बात क्यों करते हो? हम जब अपने काम की बात करेंगे तो हम बताएंगे। जैसे आपने भी सवाल किया था अरविंद जी से कि कर्ज बढ़ रहा है, हुड्डा साहब ने कहा। हुड्डा साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की GDP जो है दुगने से ज्यादा हो गई? हुड्डा साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के अंदर पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो गई? हुड्डा साहब ने ये क्यों नहीं बताया कि ये वो सरकार है जिसने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का एक प्रण लिया है, जिसके अंदर में 6 जिलों के अंदर कॉलेज बन चुके? हुड्डा साहब ने ये क्यों नहीं बताया कि सरकार ने हॉस्पिटल बनाए? हुड्डा साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं की? जैसे अरविंद जी ने भी कहा कि अंतर केवल ये है कि हुड्डा साहब के टाइम में जनता के पैसे की लूट हुई थी, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर उस पैसे को सही जगह पे जनता के हित में खर्च हुआ और ये हमारे सामने दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने है, लेकिन इन बातों की जब हम तुलना करते हैं तो हमारे मित्रों को, कांग्रेसी मित्रों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है तेरे साहब, हमारे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? ठीक है तेरे साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। जी मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन राकेश जी, आज गृह मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना होगा, जो ये कह रहे थे, ये सीधा आरोप लगा रहे थे आप लोगों के ऊपर कि जब मैं कार्रवाई करता हूं, जब मैं कार्रवाई के आदेश जारी करता हूं तो आपको दिक्कत होती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तो आप सवाल खड़ा करते हो। तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना होगा, कहीं ना कहीं तो आपको टिकना होगा। जब वाहनों की जब्ती हो रही है तो आप कह रहे हैं वाहनों को जब्त क्यों किया जा रहा है, आप बेगुनाहों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वहां पर इतनी फोर्स तैनात कर दी है। तो उनका सवाल यह है कि जब कार्रवाई हो रही है तो इस पर आपको बेचैनी क्यों? ना करो तो भी दिक्कत।
अमित जी मैंने जितने धैर्य के साथ सुना, मुझे लगता है कि हमारे साथी प्रवक्ता उतने धैर्य के साथ मुझे भी अब सुन ले। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, आप मैं बोलिए। पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय जी बैठे, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। बोलिए। कि 2019 के अंदर भाजपा को हरियाणा प्रदेश की जनता ने कोई सरकार बनाने का मैंडेट नहीं दिया था। महज 3200 वोटें आपकी ज्यादा थी और महज 3200 वोटें हमारी आपसे कम थी और उनके अंदर सीटों के आंकड़े में फर्क आ गया। अगर 3200 वोट हमारी ज्यादा होती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम विधानसभा में होते। तो और आपने और जजपा ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये तो लूट और भ्रष्टाचार की सहमति बनने के बाद आप दोनों जाकर इकट्ठे जाकर सरकार चला रहे हो। दूसरे जो हमारे जेजेपी के शायद प्रवक्ता है अरविंद भारद्वाज जी, उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हमने हाईवे बना दिए, हम आईएमटी बना देंगे, हम इंडस्ट्रियल हब ला देंगे, विदेशी कंपनी आएगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देंगे। हवा में खड़े कर दोगे क्या? जमीन चाहिए होगी या नहीं होगी? कोई भी आप संस्थान बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे, कहाँ बनाओगे, कहाँ स्थान दोगे उनको? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी, जब इस प्रदेश के अंदर शिक्षा के संस्थान बनाए गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यूनिवर्सिटीज बनवाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेडिकल के संस्थान खोले, आईआईएम आईएमटी बनाए, उन्होंने जमीनों का रेट हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसानों को दिया। ये वो दौर था जब किसान आकर कहते थे कि प्रदेश हित में अगर शिक्षा का संस्थान बनना है, स्वास्थ्य का संस्थान बनना है, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा था तो स्वेच्छा से अपनी जमीन दी जा रही थी। लेकिन आपकी सरकार क्योंकि हवा में काम करती है, संस्थान शिक्षा के आपने पिछले 8 साल के अंदर 200 राजकीय स्कूल बंद कर चुके हो आप। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कोई शिक्षा का संस्थान यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं की है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कोई आईआईएम आईएमटी एम्स नहीं खड़ा किया हैगा। तो जो ये बातें आप कर रहे हैं ना, और अभी जो बारिश, अगर आपको ऐसा ही लगता है राकेश जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले 8 साल में कुछ हुआ ही नहीं, सुन लीजिए। हाँ नहीं सुन रहा हूँ मैं, मैं जवाब देता हूँ अगर आप टाइम देंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ राकेश, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सुन लीजिए, मैं आपके अगले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। हाँ मैं जल्दी से बात कर देता हूं। चूंकि मानसून का सत्र चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर जल भराव हो चुका है, खेतों के अंदर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, हमारे किसान भाइयों को कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने रोहतक के संदर्भ में ये कहा है कि व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजे का कोई प्रस्ताव हमारे संज्ञान में नहीं है। और अगला जो सवाल उत्तर जो उन्होंने दिया, बड़ा चौंकाने वाला उत्तर दिया, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा हुई इसीलिए ये पानी खड़ा रह गया। इसका मतलब जब अगला मानसून सत्र आए तो हरियाणा की जनता सरकार की तरफ ना देखे, मंदिरों में जाए, मस्जिदों में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए और भगवान से अरदास और पाठ लगाए कि प्रभु ज्यादा मत बरसना, तेरा ही भरोसा है। क्योंकि अगर ज्यादा बरस गई तो मुख्यमंत्री जी तो विधानसभा में हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि भगवान ज्यादा बरसा है। 8 साल का जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, अपराध की बातें, अब आंकड़ों का जो सवाल, ये जो भाजपा और जजपा के हमारे भाई प्रवक्ता हैं, इनको आंकड़ों से बड़ा प्यार है। मैं अपराध के ऊपर आंकड़े बता दूं इनको, आपको इस प्रदेश के अंदर 2019 के अंदर 1,66,336 अपराध दर्ज हुए थे, जो कि 2020 आते आते 1,92,000 अपराध पर हम चर्चा कर चुके हैं सर। अपराध तो बताते हैं कि उन्होंने महिला थानों की स्थापना की, महिला थाने खोले, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब एफआईआर दर्ज होती है, वो बहुत सारी चीजें कहते हैं इसको लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्हीं के एमपी थे, इन्हीं के। हाँ बोलिए आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ भाई अगर आप कहें तो जवाब दे दूं इनका। लेकिन मैं अरविंद जी के पास जाना चाह रहा था तेरे साहब, वो अब एक ही बात है। हाँ आप बोले वो बोले, बात तो एक ही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए मुझे। मैं अरविंद जी, हाँ सही है। हाँ अरविंद जी एक नहीं है अमित जी, एक नहीं है, ये कुछ समय के लिए एक है। अच्छा। ये 6 महीने रुक जाइए, एक नहीं रहेगी। अच्छा भाजपा जो है वो कर देगी, खा जाएगी। ठीक है, एक मिनट मुझे ना इंटरव्यू करना पड़ेगा। अच्छा बोलिए, चलो अत्रे साहब बोल लीजिए। हाँ अत्रे साहब बोल लीजिए, बोलिए आप। मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए आप। प्रवक्ता ने कुछ बातों का जिक्र किया। हाँ इन्होंने बड़ा जोश में बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएमटी बनाया, आईएम बनाया। इनसे पूछिए कौन सा आईएमटी बनाया था? अंबाला के अंदर आईएमटी का वायदा करते रहे 10 साल, क्या किया वहाँ पे? क्या हुआ उसका? NH-73 रोहतक आकर देखिए आप, आईएमटी बनाते रहे। रोहतक आइए, आपको आईएमटी दिखाते हैं। अरे इनको बीच मत बोलिए। हाँ ठीक है राकेश जी, बोलने दीजिए उनको। 10 साल प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलते रहे।
NH-73 नहीं बनाई थी, IMT अम्बाला नहीं बनाई थी, और ये कह रहे थे कि अपराध के आंकड़े। मैं देता हूँ आपको 2005 से लेके 2014 NCRB के आंकड़े निकाल के हरियाणा के अंदर ओवरऑल क्राइम के अंदर 555% की वृद्धि हुई थी 2005 से लेकर 2014 तक। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि हुई थी। एक बार NCRB के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, लग जाएगा पता आपको कि क्या हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर, किस तरह से गुंडा राज था उस वक्त हरियाणा के इतिहास का काला अध्याय था। ये कहते हैं मनोहर जी ने कौन से मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। अरे साहब, अगर आप हरियाणा की स्थिति नहीं जानते तो हमारा दोष होंगे ना भाई। आप कभी कैथल जाओ, भिवानी जाओ, यमुनानगर जाओ, करनाल जाओ और जाके पूछो जनता, फिर आपको इस बात का जवाब मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। खेतों में पानी, आपको पता है जुलाना हल्के के अंदर लगभग 25 गांव ऐसे थे जिनमें लगातार पानी के भराव की समस्या होती थी। हुड्डा साहब ने क्या किया उस काम से? ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे जिन्होंने उसका संज्ञान लिया। शिक्षा के अंदर एलनाबाद हल्के के अंदर कितनी बड़ी समस्या थी ये, क्या किया था हुड्डा साहब ने उस वक्त? ये मनोहर लाल जी थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। यहाँ पे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और ये कह रहे थे कि 2019 में आपकी सरकार नहीं बनी। साहब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 33% मत मिला था और 2019 में 36% मत मिला था, पहले से 3% ज्यादा। अमित भाई, ये आप ही फैसला कर लीजिए। कोई सरकार 5 साल चले और जनता उसको पहले से ज्यादा मत दे, इसका मतलब क्या होता है? जनता ने सरकार के काम को सराहा। हुड्डा साहब के साथ क्या हुआ था? 2005 के अंदर पकी पकाई सरकार मिल गई थी, सारे मंत्री हरा दिए थे आपके। 2009 में क्या हुआ था? सारे मंत्री हार गए थे आपके। पकी पकाई सरकार के 2009 में क्या हुआ हुड्डा साहब के साथ? और फिर 2014 में तो 15 ही रह गए थे। ये परफॉर्मेंस थी हुड्डा साहब की, जिनके गुणगान कर रहे हो आप यहाँ बैठ के, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, ये सरकार थी आपकी। यहाँ बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं आप। कम से कम प्रदेश के अंदर जाइए, देखिए, आपको पता लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, रोड बनते कैसे हैं, किस तरह से अस्पताल बनते हैं, कैसे बस स्टैंड बनते हैं। ये देख तो लीजिए, जाके जींद गए हैं कभी? जाके देखा वहां के हॉस्पिटल को? अम्बाला कैंट गए हैं कभी? देखा वहां का हॉस्पिटल? पंचकुला आए हो कभी? देखा यहाँ का हॉस्पिटल? ठीक है, सब कहा हुड्डा साहब, ठीक है अत्रे साहब, हॉस्पिटल बन गई है। अत्रे साहब ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से विजय जी। हाँ विजय जी बोलिए आप। मैं बोलूँ अमित भाई? हाँ नहीं, हाँ मैं आपके पास आता हूँ सर। तो विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ तो प्रवीण जी ने शायद 20 जुलाई के आसपास के NCRB के आंकड़े नहीं देखे। उसमें हरियाणा प्रदेश महिला अपराधों में 7वें नंबर पर है हिंदुस्तान में। और शायद प्रवीण जी आपने CMI का भी आंकड़ा देखा होगा, जो बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। उसे तो और शायद आपने और भी आंकड़े देखे पर खड़े हैं। इनके कहने से क्या बढ़ता नहीं मानते, वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और वो अपने आंकड़े दे रही है। दूसरी बात ये कह रहे थे, ये अभी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। नहीं लेकिन विजय जी एक बात बताइए मुझे। नहीं एक मिनट आप बोलिए सर एक मिनट छोटा सा सवाल है जो अत्रे साहब भी पूछना चाह रहे हैं कि नीति आयोग के जो आंकड़े हैं बेरोजगारी को लेकर के, उस पर भरोसा किया जाए या CMI के जो आंकड़े उस पर भरोसा किया जाए? सरकार तो करती नहीं उस पर, आप किस पर कर रहे हैं? और इनको पूछो CMI क्या है, किसकी कंपनी है? CMI पर के आंकड़ों पर भरोसा क्यों नहीं किया जाए? मुझे आप ये बताइए, CMI के आंकड़ों पर, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसके आंकड़ों पर क्यों नहीं विश्वास किया जाए? क्या रीजन है? जानकारी नहीं है विजेंद्र जी। नहीं, CMI के आंकड़ों पर विश्वास क्यों नहीं किया जाए? पहले प्रवीण जी ये बताइए। कांग्रेस की कंपनी है, मैं बताता हूं। पहले प्रवीण जी ये बताएंगे जब CMI के आंकड़े देते हैं विश्वास क्यों नहीं किया जाए? और दूसरी बात प्रवीण जी आप मुझे ये बताइए, आप इनको कह रहे थे कि भाई इन्होंने ये नहीं बताया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि आज हरियाणा प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में 50% के पद वैकेंट पड़े हैं? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50% से ज्यादा वैकेंसियां पड़ी है? कॉलेजेस जो है ना किराए की बिल्डिंगों पर चल रहे हैं, क्राइम में नंबर 1 पर। आपने भी तो ये नहीं बताया। आप भी तो अपना गुणगान गा रहे हो, अच्छी बातें बता रहे हो, जो कमियां हैं उनको आप नहीं बता रहे। और दूसरी बात आपने कही कि कार्रवाई पर बेचैनी होती है। अभी आपने दोहराया कि कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष को बेचैनी होती है, और कार्रवाई नहीं करते हैं तो विपक्ष कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, विपक्ष को बेचैनी नहीं होती, विपक्ष चाहता है गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है सदन के अंदर। हाँ सुना होगा, अनिल विज ने कहा है।
बिल्कुल अनिल जी ने कहा है अमित जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो अपराध रुकेगा, तभी तो अवैध साधन रुकेंगे। लेकिन यदि एक टारगेट दे करके सरकार कि इस महीने में हमारे को 1 लाख चालान चाहिए, इस महीने हमारे को 50,000 चालान चाहिए, जब ऐसे टारगेट दे करके यदि आप कार्रवाई करोगे तो उसके लिए तो विपक्ष खड़ा होगा और विपक्ष का ठीक है, नहीं वो आपका अधिकार भी है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। अरविंद जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ सर, आप जो जवाब देना चाहते हैं वो तो दे दीजिएगा, लेकिन मेरा छोटा सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि सरकार में आप भी हैं सर, सवाल ये उठ रहा है कि डाडम में जो हादसा हुआ उसको लेकर भी हमने देखा किस तरीके से आपने SIT का गठन कर दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज भूपेश सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया कि आप जांच तो बिठा देते हैं, लेकिन वो जांच रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है। अब तक उस मामले को समझ नहीं आया, 7-8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला क्या कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, क्यों वो हादसा हुआ, क्या उसकी वजह रही, कुछ भी सामने नहीं आया अभी तक। सिर्फ डाडम ही नहीं, इससे पहले जितने भी कोई अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है और उन पर कोई जांच कमेटी बनी है तो उनकी रिपोर्ट सामने आई है, ऐसा नहीं है, और इसकी भी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने देखिए कार्रवाई की है, बात डाडम और सिर्फ तावड़ू की नहीं है। जब ये तावड़ू की दुर्घटना हुई और हमारे एक जाबाज DSP की हत्या की गई, उसके बाद सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए और पुलिस प्रशासन की ओर से और खनन विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की गई, अपराधियों की धरपकड़ की गई, जो अवैध जो माइनिंग में शामिल थे लोग उनकी धरपकड़ की गई, जो अवैध तरीके से डंपर चल रहे थे उनकी धरपकड़ की गई, और एक ऐसा शिकंजा तैयार किया गया जिसमें इस तरह से जो अवैध कामों में जो लोग संलिप्त थे उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेस किया जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। परंतु होता क्या है, आप कांग्रेसियों का दोगलापन देखिए कि जब ये कार्रवाई चल रही थी और एक DSP स्तर का हमारा एक जाबाज अधिकारी शहीद हुआ, उसके बावजूद जब ये कार्रवाई चली तो सबसे पहले कार्रवाइयों के खिलाफ खड़ा कौन हुआ? कांग्रेस के तीनों विधायक जो नूंह जिले से आते हैं वो तीनों चीखने चिल्लाने लगे, अरे वो शोर मचाने लगे कि साहब इस तरह से कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इस तरह से जांच अभियान क्यों चल रहे हैं। तो ये इनका दोगला चरित्र है। विधानसभा में आकर ये चीख कर कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही। जब सरकार कार्रवाई कर रही थी और कर रही है तो इनके ही लोग, इनके अपने विधायक खड़े हो जाते हैं कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन अपराधियों से इनकी सांठगांठ है। तो ये एक और सरकार पर आरोप लगाते हैं और दूसरी ओर खुद ये अपराधियों के हिस्सेदार हैं। अपराधी इनके अपने लोग हैं, इसीलिए उनको बचाव में आ गए थे। अब इनसे पूछे जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से कि इनके तीनों विधायक क्यों अपराधियों के पक्ष में बोले, जबकि वो DSP साहब की जो हत्या हुई थी उसके बाद सभी विधायकों को, सभी पार्टियों को एक सुर में कहना चाहिए था कि हम अपराधियों का खात्मा करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास समय बचेगा तो जवाब ले लूंगा, लेकिन सुभाष जी आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा, कल आखिरी दिन है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी मैं तो सत्ता पक्ष के हमारे जो साथी हैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। एक तो आप अमित जी आपने प्रश्न ये पूछा है भाई, उधर से रेवेन्यू बढ़ रहा है और उधर से हरियाणा पे कर्ज बढ़ रहा है, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया स्पष्ट रूप से। नंबर 2 CMIE, ये ठीक है, ये प्राइवेट एजेंसी है, इसका जो आंकड़ा है बेरोजगारी का 2022 का वो 23.4 उसने बताया है, जबकि नीति आयोग 8% बताती है। बिल्कुल ठीक है, CM साहब भी इस पर विश्वास नहीं करते, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी विश्वास नहीं करते, परंतु इसी CMI की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो बार बार भाजपा ने उसका प्रदर्शन किया जी देखो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी इतनी यानी कम है, मतलब यहाँ पे दूसरा रूप और वहाँ पे दूसरा रूप, यहाँ ये भी दोहरापन है। जहाँ तक मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अभी अत्रे जी बता रहे थे भाई इस तरह से स्कूल कॉलेज हैं, मैं बिल्कुल आपका एक क्षण जरूर लेना चाहता हूँ जल्दी से। यहाँ पे 5-6 सालों से भर्ती नहीं हुई कॉलेज प्रोफेसर्स की, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर 2014 से गवर्नमेंट आई है, पहले से 2013-12 से शुरू हो गई थी प्रोसेस इसकी भरनी, सारा नकली फर्जीवाड़ा है ये 2000 नकली डिग्रीज, कई बार इसकी मतलब इसकी जो है ना वेरिफिकेशन भी होली, सब कुछ फाइल में दबा पड़ा है, मतलब ये रूप भी सरकार के पास है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, बट वी कैन नॉट कंपेयर रेवेन्यू, ये जरूर है। मैं भी इस एरिया में, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे अभी भी पर्ची चलती है, चाहे पहले सरकारों में भी चलती रही है। मेरे पास समय की कमी है, पहले भी सरकारों, अत्रे साहब आपका, रेणु जी आपका, अरविंद जी आपका और राकेश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। कल विधानसभा के इस मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी
हंगामेदार रहने की पूरी आशा जताए जा रहे हैं और इस बात की उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्होंने विधायक अभय सिंह चौटाला की ओर से, बलराज कुंडू की ओर से साफ कर दिया गया है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में उठाया जाना है और कल का जो दिन है वो भी काफी अहम रहने वाला है। उसके बारे में आपको हम बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब ये फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब है, वो मेरा हिसाब ये फिरते हैं नहीं फिरते हैं। और एक बात खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार बड़ा हूँ, साथ तो दे।